छोटे से गांव में एक पुराना घर खड़ा था जहां सुबह की हल्की किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थी। आंगन में जनक अपनी मां नूतन और पराशर के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर निःशब्द पीड़ा थी। बुखार के कारण उसकी तबीयत नाजुक थी, आंखों में नम तो और थे ही, मन में भारीपन भी था। नूतन अपनी बेटी के पास बैठी और उस निर्दयी मौसम से भी अधिक कोमल कंठ से पूछती, बेटा तू इतने दिन ससुराल में क्यों थी? तुझे बाबू ने ठीक से रखा ना? कोई तकलीफ तो नहीं दी? सास ससुर दादी ये सब ठीक तो है ना? जनक ने थोड़ा समय लिया, उसके होठ हिलने लगे, पर आंखों में उस दर्द ने अपना रंग छोड़ दिया उसकी, जिसकी गहराई में भी पनाह थी। धीरे से बोली, नहीं माँ, सब ठीक था, ससुराल में सबने प्यार दिया, दादी का ख्याल, सास ने खाना बनाया, ऋषि भी ही था हर वक्त, पर मेरी आवाज में वो जोश नहीं था। पराशर ने ठीक उसी समय जनक की आंखों में छुपे उस दर्द को पढ़ लिया जो शब्दों के पीछे था। गंभीर स्वर में उसने कहा, जनक तू सच बोल, अगर कुछ गलत हुआ है तो हमें बता, हम तेरा परिवार है। हम यह सुनते ही जनक टूट पड़ी। बुखार में तपती हुई वह बेहोशी की दहलीज पर थी, पर अंदर से कोर कोर तक टूट चुकी थी। उसने वास्तव में वह दर्द सब पर साफ कर दिया। ऋषि ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे प्यार करता है, हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वह अदिति के साथ चला गया, मुझे छोड़कर। यह कहते ही नूतन और पराशर सन्न रह गए। एक पल के लिए समय थम सा गया। नूतन ने झनक को जोर से गले लगाया। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपनी बेटी की मजबूती को पहचानती हुई बोली, शाबाश मेरी बेटी, तूने सच बोला, अब चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। पराशर का चेहरा लाल हो गया, उसके गुस्से में तूफानी उबाल था। उसने नूतन को देखा और कहा, नूतन यह सही नहीं है, ऋषि ने हमारी बेटी का दिल तोड़ा, हम उससे बात करेंगे, उसे जवाब देना होगा। नूतन सिर झुकाकर सहमति दी, लेकिन उसके भीतर का दर्द, अपनी बेटी के लिए यह चाहत का स्वर फिर भी टूटा हुआ था। वह झनक के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तू इतना दर्द क्यों सह रही है? तूने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा किया, फिर यह सब तेरे साथ क्यों? तब कहानी दूसरे सेटिंग में बदल गई। शहर में एक अदिति एक छोटे से कैफे में अपने दोस्तों के साथ थी। माहौल हल्का था, पर अंतरात्मा भारी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों एक साथ खेल रहे थे। दोस्त पूछते रहे, अदिति तू इतनी परेशान क्यों है? ऋषि से सब ठीक है ना? और अदिति चीख पड़ी, ये ऋषि सही है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। मैंने उससे बहुत प्यार किया, पर उसने मुझे धोखा दिया, और जनक के साथ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। शानिया ने उसे गले लगाया, चुप कराया, पर उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर ऋषि का नाम देखकर ही अदिति आग से जल उठी। फोन देने से मना कर दी। सुनने से मना कर दी, लेकिन सानिया ने उठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। ऋषि की आवाज़ आई, अदिति प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं जानता हूँ मेरी गलती की, एक मौका दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अदिति चीखी, अब तुमसे मुझे बात करने का कोई हक नहीं है, तुमने मेरा दिल तोड़ा, झनक को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुझे शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसने फ़ोन काट दिया। जोर से रोने लगी सानिया और दोस्त सांत्वना देने लगे। सानिया ने कहा, अदिति शांत हो जाओ, वह गलती मान रहा है, शायद तो उसे सचमुच पछतावा है। लेकिन अदिति गुस्से में बोली, उसने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं, मैंने उस पर भरोसा किया और उसने सब तोड़ दिया। वहीं गाँव में परिस्थिति पर बिगड़ रही थी। जनक की हालत खराब होती जा रही थी, बुखार बढ़ रहा था, वह बार बार बेहोशी में ऋषि का नाम ले रही थी। नूतन और पराशर उसकी देखभाल में लगे हुए थे, पर जनक का दर्द केवल शारीरिक नहीं था, वह मन का खिंचाव था। बड़बड़ाते हुए कहती थी, ऋषि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे तुम अदिति से शादी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। यह सुनकर नूतन का दिल टूट गया और उसने पराशर से कहा, देखो मेरी बेटी अभी भी उसी के प्यार में डूबी है, लेकिन ऋषि ने उसके साथ क्या किया? फिर पराशर ने गुस्से में ऋषि को फ़ोन लगाया और उसने फ़ोन नहीं उठाया। इससे पराशर और भी भड़क गया और कहा, यह आदमी अपनी गलतियों का जवाब देगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी गांव से कुछ लोग आए। वे लोग जनक के साथ सफ़र करके आए थे। उनमें एक बुजुर्ग चाचा बोले, नूतन तेरी बेटी ने रास्ते में हम सबका बहुत ख्याल रखा, उसने गाड़ी में हमें खाना खिलाया और कहा कि पैसे दामाद बाबू ने दिए थे। नूतन मुस्कुराने लगी, लेकिन अंदर से गिल्ट से भर गई। उसने जनक को गले लगाया और कहा, बेटा तू बहुत मजबूत हो और हम सब तेरे साथ हैं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। पराशर जनक को ले गया और उसी पुराने घर में जो नूतन की किस्मत से जुड़ा था। दीवारों पर नूतन की पुरानी तस्वीरें टंगी थी। माहौल उदास खामोश। एक अतीत की गूंज लिए पराशर ने एक पुराना ट्रंक खोला, उसमें एक डायरी निकाली और यह झनक के हाथ में थमा दी। झनक ने कांपते हाथों से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था कि कैसे अनिरुद्ध झनक के पिता ने नूतन को धोखा दिया। उसने इल्ज़ाम लगाया था कि झनक किसी और की बेटी है। पराशर का नाम लिखकर नूतन को बदनाम किया। डायरी में नूतन ने अपने दर्द, तानों, धैर्य और अकेले अपनी बेटी को पालने की कहानी लिखी थी। झनक की आंखें भर आई, पर वह पराशर से पूछती है, क्या यह सच है कि पिता ने माँ के साथ ऐसा किया? मेरे पापा ने माँ को ठुकरा दिया। पराशर सिर
झुकाकर कहता है, हाँ जनक, ये सच है। तुम्हारे आने से पहले ही अनिरुद्ध ने तुम्हें और नूतन को ठुकरा दिया, लेकिन नूतन ने हार न मानी। उसने तुम्हें इतना प्यार दिया कि तुम आज यहाँ खड़ी हो। जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि माँ ने इतना कुछ सहा, और अब ऋषि भी क्या मेरे जीवन में सिर्फ धोखा ही लिखा है। पराशर ने उसे हिम्मत दी, तुम कमजोर नहीं हो, तुम नूतन की बेटी हो। उन पलों में जनक के भीतर एक नई शक्ति जग गई, और एक पहचान, एक विरासत जो दर्द में मिली थी, वह अब आत्मविश्वास में बदल रही थी। एक छोटे से गाँव में एक पुराना घर था, जहाँ सुबह की पहली किरणें मिट्टी की दीवारों पर गिर रही थी। उसी आंगन में झनक अपनी माँ नूतन और पराशर के साथ बैठी थी। उसका चेहरा पीला सा दिखता था, आंखों में अश्रु थे, मन में एक गहरी पीड़ा और जरूरत थी सुकून की। ये बुखार से थकी उसकी तस्वीर देखकर माँ का मन कांप रहा था। लेकिन नूतन ने प्यार भरे स्वर में पूछा, बेटा ससुराल में तेरी कैसी हालत थी? बाबूजी ने तेरा ध्यान रखा ना? कोई तकलीफ हुई? झनक कुछ देर चुप रही। उसकी आवाज़ में एक अजीब भारीपन था। जब वह बोली, माँ सब ठीक था, दादी ने ख्याल रखा, सास ने खाना बनाया, ऋषि भी था साथ, पर मेरी भीतर की आवाज़ कुछ कहीं खामोशी थी। पराशर ने जनक के भीतर की असल बात पहचान ली। वे गंभीर स्वर में बोले, जनक सच बताओ, जो कुछ हुआ हमें बताओ, हम तुम्हारा परिवार है। जनक टूट पड़ी। बुखार से लड़ती उसकी हिम्मत डगमगा गई। वह बोली, ऋषि ने मुझसे प्यार करने का वादा किया था, हमेशा साथ रहने की गारंटी दी थी, लेकिन उसने धोखा दिया। वह अदिति के साथ चला गया, मुझे अकेले छोड़कर। यह सुनकर नूतन और पराशर दोनों स्तब्ध रह गए। नूतन ने जनक को गले लगाया, आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर जी भरकर बोली, शाबाश मेरी बेटी, तूने सच बोला, अब डर मत, हम तेरे साथ। पराशर का चेहरा लाल था, गुस्से में कहा, हाँ यह सही नहीं, ऋषि ने हमारी बेटी का दिल तोड़ा है, उसे जवाब देना होगा। के बाद कहानी अचानक शहर की तरफ मुड़ी, जहां अदिति अपने दोस्तों के साथ एक छोटे कैफे में थी। वहां चेहरों पर हल्की हंसी थी, लेकिन अदिति के चेहरे पर गुस्सा और दर्द की झलक थी। जब दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, ऋषि से सब ठीक है ना? वह चीख पड़ी, ठीक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। मैंने उससे प्यार किया और उसने धोखा दिया। मुझे जनक के साथ अपने रिश्ते की वजह से और बर्दाश्त फोन क्यों बंद हो जा रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसे रोकना ही भारी था। उसके दोस्त शानिया उसे गले लगाने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। ऋषि का नाम स्क्रीन पर था। वह फ़ोन लेने से मना कर रही थी, पर सानिया ने उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। ऋषि की आवाज़ बोली, अदिति, एक मौका दो, मैं जानता हूँ आई मेड मिस्टेक्स। तो अदिति चीखी, तुम्हारे पास मुझसे बात करने का कोई हक नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा। फ़ोन ही बंद हो जा रहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा और झनक को धोखा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? और फ़ोन कट गया। हाँ, उसने ज़ोर से रोते हुए कहा, उस पुरुष पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एक बीच गांव में झनक का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। बुखार बढ़ता जा रहा था और वह बेहोशी की कगार पर अक्सर ऋषि का नाम पुकारती रहती थी। नूतन और पराशर उसकी देखभाल में जुटे थे, लेकिन झनक का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, उसका मन टूट चुका था। बेहोश होकर बड़बड़ाती वह कहती, ऋषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे तुम अदिति से शादी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। यह सुनकर नूतन का दिल टूट गया। उसे पराशर ने कहा, देखो मेरी बेटी अभी भी उसी के प्यार में डूबी हुई है। और पराशर ने गुस्से में ऋषि को फ़ोन किया, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाया। पराशर और भी क्रोधित हुआ, यह आदमी अपनी गलतियों का जवाब देगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी गांव से कुछ लोग आए। वे सब झनक के साथ सफ़र करके आए थे। उसमें एक बूढ़े चाचा ने बताया, नूतन, तेरी बेटी ने रास्ते में हम सबका बहुत ख्याल रखा था, पैसे भी बाबूजी ने दिए थे, खाना खिलाया था। नूतन संघर्ष भरे दिल से मुस्कुराई, भले ही अंदर गिल्ट से भर रही थी। उसने झनक को फिर से गले लगाया और कहा, तू बहुत मजबूत है बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। उसका दर्द कुछ नया संदेश लेकर आया। पराशर झनक को पुरानी विरासत से जुड़ने वाले घर में ले गए। दीवारों पर नूतन की पुरानी तस्वीरें थी। माहौल उदास और शांत था। पराशर ने एक ट्रंक खोली, उसमें से एक डायरी निकाली और झनक को थमा दी। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था कि कैसे अनिरुद्ध झनक के पिता ने नूतन को धोखा दिया, उसे बदनाम किया और झनक को किसी और का कहा। नूतन ने डायरी में अपने दर्द, तानों, संघर्ष और अकेले अपनी बेटी को पालने की कहानी बयान की थी। झनक की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्या ये सच है? हमसे पहले भी पिता ने माँ को ठुकराया। पराशर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ झनक, नूतन ने हार नहीं मानी, उसने तुझे पाला और पूरे दर्द को झेला। झनक ने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि माँ ने इतना कुछ सहा, और ऋषि भी मेरा जीवन सिर्फ धोखे में भरा दिखता है। पराशर ने हौसला दिया, तुम कमजोर नहीं, तू नूतन की बेटी है। इतनी पहली कड़ी से कहानी एक दूसरे सेट में चली जहाँ ऋषि शहर के एक पार्क में बैठा था। चेहरे पर पछतावे की छाया थी। उसने अपने दोस्त राहुल से कहा, हाँ मैंने सब बिगाड़ दिया,
दिया, जनक को धोखा दिया, अब क्या करूं? राहुल समझाता है गलती ये सब करते हैं पर अब तुझे फैसला करना होगा, तू किसके साथ रहना चाहता है, जनक या अदिति? ऋषि उलझन में है। दिल में जनक के लिए कुछ बाकी था पर वह अदिति को भी खोना नहीं चाहता। एक निर्णय की आवश्यकता महसूस करता है और तय करता है वह अदिति से मिलने जाएगा। वह अदिति के घर के बाहर पहुंचता है। अदिति गेट पर खड़ी थी तो उसे देखकर गुस्सा फिर भड़क उठा। वह कहती, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। ऋषि विनम्रता से गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कैसे गलती की मैंने। मैं तुमसे और जनक से प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका दो। और अदिति ने सबके से कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले जनक से तलाक लो, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। इस पर गांव में माहौल और गर्म हो गया। लोग जमा हो गए। एक बूढ़े चाचा बोले, जनक अब तू अपनी सच्चाई के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़। जिसे सालों तक नहीं आया उसे माफ़ करना आसान नहीं। जनक की आंखों में आंसू भरे हुए थे लेकिन वह दृढ़ता से बोली, मैं किसी के भरोसे से नहीं जीऊँगी, ना ऋषि के, ना उसके, ना अपनी ज़िंदगी खुद। मैं अपनी ज़िंदगी खुद लिखूंगी। शहर में अदिति के दोस्तों ने एक प्लान बनाया। रेस्टोरेंट में बैठक तय की। सानिया बोली, अदिति एक बार ऋषि से मिलकर देखो और शायद सब ठीक हो जाए। अदिति अनमना मन से रेस्टोरेंट पहुंची जहां ऋषि पहले से इंतजार कर रहा था। दोबारा गुस्सा भड़क उठा। वह कहने लगी, मैंने साफ कहा था अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुमने मेरे और जनक के साथ खेला। ऋषि फिर गिड़गिड़ाया, मुझे समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अदिति ने ठंडी लहजे में कहा, समय खत्म। अब अगर तुम मुझे चाहते हो तो जनक से तलाक लो, यह मेरी आखिरी शर्त है। इधर गाँव में जनक धीमे धीमे अपनी ताकत वापस पा रही थी। वह मंदिर में दिया जलाती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे हिम्मत दो, मैं अब अपनी ज़िंदगी की मालिक बनूं। पराशर उसे गाँव की पुरानी लाइब्रेरी में ले गए जहाँ वह अनिरुद्ध के बारे में पुरानी खबरें पढ़ता है। उसके गलत कामों का जिक्र पाने के कागज मिलते हैं। पराशर ने कहा, अब अतीत को पीछे छोड़, तू नूतन की बेटी, तेरे अंदर वही शक्ति है। जनक ने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर से कहा, मैं अब किसी की बेटी या पत्नी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जनक हूँ और मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। इसके बाद जनक ने गाँव की औरतों के साथ काम शुरू किया। एक सिलाई केंद्र खोलने की योजना बनाई ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो। नूतन गर्व से बोली, मेरी बेटी, ये तूने मुझे बलवान महसूस करवाया। एपिसोड का अंत एक बड़े ट्विस्ट के साथ होता है। पिता अनिरुद्ध गांव लौटता है। पराशर और नूतन उसके पास पहुंचते हैं। गुस्से में कहते हैं, आपके बेटे ने हमारी बेटी का दिल तोड़ा, उसे सजा मिलनी चाहिए। अनिरुद्ध सिर झुकाकर कहता है, मुझे अपनी बेटी की गलतियों का एहसास है, मैं उससे बात करूंगा। उसी समय जनक की हालत फिर बिगड़ती है। वह बेहोशी में ऋषि का नाम पुकारती है और कहती है, ऋषि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नूतन और पराशर स्तब्ध रह जाते हैं। पराशर दोबारा फ़ोन करते हैं बट ऋषि फिर नहीं उठाता। तभी गाँव में एक गाड़ी रुकती है, उसमें से अनिरुद्ध उतरता है। जनक के सामने खड़ा होकर कहता है, जनक मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने गलती की लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। अब गांव की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सस्पेंस बढ़ जाता है। क्या अनिरुद्ध को माफ़ी मिलेगी? क्या ऋषि अदिति की शर्त मानेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? क्या वह अनिरुद्ध को माफ़ करेगी? क्या वह सच में आत्मनिर्भर बन पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।